नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने-माने राइटर एंड डायरेक्टर कमलेश मिश्रा जी, जो कि पहले पत्रकार भी रह चुके हैं और कमलेश जी की फ़िल्म मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स को नेशनल फ़िल्म अवार्ड भी मिल चुका है। कमलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी मुझे बुलाने के लिए। जी। कमलेश जी, शुरू करते हैं आपकी जो फ़िल्म जल्द ही रिलीज़ होने वाली है आज़मगढ़। ये संवेदनशील मुद्दे पर बनी है, मेरे ख़्याल से आतंकवाद से शायद इसका संबंध है इस मूवी का। तो हमें इस मूवी के बारे में थोड़ा-सा और बताइए और पंकज त्रिपाठी शायद अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए थोड़ा-सा। ये फ़िल्म आतंकवाद की उन घटनाओं के इर्द-गिर्द घूम रही है जो 2001 से 2008 के बीच न सिर्फ भारत ने बल्कि पूरी दुनिया ने उसका दंश झेला आतंकवाद का। अ, अभी भी है, लेकिन वो एक दौर था, आपको याद होगा 2001 में 9/11 हुआ, 2008 में 26/11 हुआ। तो जी। 9/11 से लेकर के और 26/11 तक आप ये देखेंगे कि दुनिया के बड़े देश, अमेरिका से लेकर फ्रांस, स्पेन, लंदन, यहाँ पर मतलब कि ढेर सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी। और जब भारत की बात करें तो भारत में आप एक पूरा चेन चल रहा था, मतलब कि आप कोई ऐसा शहर उठा लें और उस दरमियान का, तो आपको पता लगेगा कि हर शहर हर साल कहीं ना कहीं अफेक्टेड था। और उसमें एक छोटा-सा कनेक्शन आता था आज़मगढ़ का भी। वो जाने-अनजाने चाहे जिस उससे, तो एक कनेक्शन मतलब कि जोड़ा जाता था या निकल आता था, जो भी हो। उसी दरमियान मुझे 2 ऐसी सत्य न्यूज़ मिली, जिसको मैंने कोरिलेट किया, तो मेरी फ़िल्म की कहानी आज़मगढ़ बन गई। वो ये था कि जब बाटला हाउस कांड हुआ था, तो दिल्ली पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें पाया कि एक किशनगंज बिहार से एक मौलवी को पकड़ा गया, जो कि वो बच्चे जो आईआईटी मेडिकल करना चाहते थे और उनको ला करके ब्रेन वॉश करता था, और उनमें से जो उसके ट्रैप में आ जाते थे उनको पाकिस्तान भी भेजता था। और इसी बीच एक खबर छपी, उत्तर प्रदेश का एक मुसलमान लड़का 12वीं में टॉप पोजीशन हासिल करता है, मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा था, दोनों सत्य घटनाएं हैं। तो मैं उसको दोनों को जोड़ा कि एक बच्चा एस्पायरेंट है कुछ करने का और एक आदमी ट्रैप करने के लिए बैठा हुआ है, तो उसके जी। बीच क्या कितना सत्य और कितना फसाना बनता है। और वो उसके बाद वो सारी घटनाएं जो 2008 से पहले हो रही थी, उसको करते हुए एक संवेदनशील विषय पे। और ना मेरी फिल्म आतंकवाद पे है, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारे फिल्म में कोई धूम धड़ाका नहीं है, कोई गोली बारूद बम चलते हुए बातें नहीं है। एक इमोशनल फैक्टर भी होता है आदमी के जीवन में, एक माँ का, एक बच्चे का, एक बाप का, एक इलाके का, सबका एक मानवीय पहलू भी होता है। तो वो सब चीज़ों को मैंने समाहित करते हुए फिल्म की है। दूसरी बात रह गई कौन-कौन लोग उसमें हैं, तो फिल्म की कहानी 2 ऐसे, जो मैंने आपको बताया कि 2 रियल कैरेक्टर के इर्द-गिर्द घूम रही है। उसमें जो बच्चे वाला कैरेक्टर है, वो तनुज शर्मा एक्टर हैं, वो कर रहे हैं, तो मेन प्रोटोगनिस्ट पॉजिटिव वो हुए। और जो मौलवी का कैरेक्टर है वो पंकज त्रिपाठी जी कर रहे हैं, जो कि मेन नेगेटिव प्रोटोगनिस्ट एक कैरेक्टर हो गया। और बाकी इर्द गिर्द और भी जो माँ के कैरेक्टर में हैं, श्रीकांत शर्मा हैं, श्रीकांत वर्मा, इस तरह के कुछ कुछ जो आजकल अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली थिएटर से निकले हुए लोग, तो उनको लेकर के एक छोटी सी, लेकिन मैंने अपने ढंग से अपनी से फिल्म बनाई है। अब वो आ रही है, देखते हैं। जी। और आप काफ़ी संवेदनशील मुद्दों पर फ़िल्में बनाते हैं। आपने दिल्ली राइट्स पर भी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई है। तो क्या कहीं न कहीं आपको लगता है कि आप पत्रकार रह चुके हैं, तो उसके कारण भी आप ऐसे शायद मुद्दे उठाते हैं जो शायद दूसरे लोग ना उठाएँ? दूसरे लोग भी उठाते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो पत्रकार तो है। थोड़ी वो बची हुई है और बचा के रखना भी है पत्रकारिता अपने अंदर।
खासकर इस दौर में जब पत्रकारिता का आप समझ सकती हैं कि ये कितनी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, तो वहाँ से निकलने का असर तो है। मतलब हमारी कहानियों में मैं अखबार से और उससे हमेशा आज भी ताल्लुक़ रखता हूँ पढ़ने को लेकर के, तो वहाँ से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, तो जो सत्य के करीब हैं चीज़ें और उसका इंटरप्रिटेशन यदि कहीं गलत हो रहा है, तो उसको हमें लगता है कि इसका जो मूल कैरेक्टर है इस कहानी का, उसको भी लाना चाहिए और उसके इर्द-गिर्द एक कथानक भी बनना चाहिए। तो जहाँ फ़िक्शन है, वहाँ तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन सब चीज़ों की पूरी छूट रहती है। लेकिन जहाँ फ़िक्शन नहीं है, जो घटनाएँ हुई हैं, कैंडिड हैं, तो वो तो आपको एज़ इट इज़ रखना पड़ता है। तो दिल्ली जी। राइट्स वाली जो बात आप कही हैं, तो वो जो घटना हुई थी अनफॉर्चुनेट 2020 में, तो उसको मैंने जैसा जो मैंने पाया और तथ्यों के आधार पे जो बातें निकल कर के आई, उसकी एक बुनी हुई फ़िल्म है वो दिल्ली राइट्स। जी। अच्छा, आपकी शॉर्ट फ़िल्म किताब जो है वो भी मेरे ख़्याल 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्ट की गई है। तो इस मूवी के बारे में भी हमें थोड़ा-सा बताएँ? हाँ, किताब मेरे दिल के भी बहुत करीब फ़िल्म है वो। 2017-18 में 18 में वो फ़िल्म आई और टॉम ऑल्टर साहब उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। फ़िल्म में 2 ही 3 कैरेक्टर हैं जो कोर कैरेक्टर हैं। टॉम ऑल्टर हैं, एक पूजा दीक्षित एक्टर हैं, वो एक लड़की है, उसका किरदार निभा रही हैं। और मेरी फ़िल्म का एक मूल कैरेक्टर है लाइब्रेरी। फ़िल्म साइलेंट है, बिल्कुल 25 मिनट की फ़िल्म बिना किसी संवाद के और मुझे लगता है कि वो लोगों को बाँधे रखती है। तो वो मेरी सफलता है और फ़िल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट होना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अच्छा लगता है, वो एक फ़ील गुड है और उससे आपको काम को थोड़ा ये बल मिलता है कि चलो जो मैं बना रहा हूँ उसको लोग पसंद कर रहे हैं या जो हमारी फ़िल्म फ्रेटर्निटी जो फ़िल्म जानने वाली जो लोग हैं, उनको भी हमारे जो विधा है उस पे थोड़ा यकीन हो रहा है। तो वो फ़िल्म किताबों से हमारी जो प्रिंटेड किताबों से, जो हमारी जो दूरी बनी है उसकी जो वेदना है किताबों की, वो है फ़िल्म। हालाँकि सत्य ये भी है कि प्रिंटेड किताबों की बिक्री और छपाई दोनों कम नहीं हुई है। लेकिन आप ये देखेंगे कि पढ़ाई जो है, वो कम है। उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्ज़न बेशक आदमी पढ़ता है, लेकिन जो किताबों और लाइब्रेरी में बैठने का सुख होता था और प्रिंटेड किताबों को लेकर के पढ़ने का सुख होता था, उससे आदमी थोड़ा-सा कटा हुआ है और उसकी वजह है जो समसामयिक वजह है, वो है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खासकर मोबाइल फ़ोन, जिसने मतलब कि हमारे बहुत सारे चीज़ों को हमसे दूर किया और हमारे जीवन के बहुत सारे हिस्से को, बहुत सारे समय को उसने कैप्चर कर रखा है। तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि वो किताबों से हमारी दूरी बना रही है। तो एक स्वीट सी फ़िल्म है, आप डिज़नी हॉटस्टार पे ये फ़िल्म स्ट्रीम हो रही है। 25 मिनट की फ़िल्म है, आप देखें, मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आनी जी। और आपने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की बात की। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से काफ़ी ऐसी विषयों पर फ़िल्में बन रही है, काफ़ी ऐसे कलाकारों को मौका मिल रहा है, जो शायद पहले नहीं मिलता, क्योंकि एक तरह से जो रिस्क फैक्टर है वो जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप फ़िल्म बनाते हैं, आप बेच देते हैं और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म होता है, तो एक लोगों को मौका मिल रहा है कि जो उनकी क्रिएटिविटी है वो और बाहर निकल के आए, और कि ज़रूरी नहीं है कि हर मूवी में स्टार्स ही हों। तो क्या आपको लगता है कि काफ़ी बड़ा बदलाव आया है इसके हाँ, कारण? ये बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव है पिछले खासकर 5-7 सालों में और कोरोना पीरियड जो था उसके बाद तो एकदम से ही। और उसके 2 फैक्टर हैं। एक तो जो हमारे मतलब कि ईज़ी टू एक्सेस टेक्निक्स हो गया है। पहले भारी भरकम चीज़ें होती थी टेक्निक में, कैमरा हो गया, एडिटिंग हो गया, बाकी तरह की तमाम चीज़ें हो गई। वो सब ईज़ी टू हैंडल हो गया, छोटे कैमरा भी हो गए। तो ये सब चीज़ें भी नए फ़िल्म मेकर को जो कि म चाहते हैं कि हमारी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज़ में हम कुछ अपनी जो सोचा है, जो क्रिएटिविटी है उसको करें।
तो वो कर रहे हैं और धड़ल्ले से, मतलब कि न सिर्फ ओटीटी पे और भी जो दुनिया भर के मीडियम हैं, तो उस पे भी आप ये देखेंगे कि छोटे-छोटे फ़िल्म मेकर छोटी-छोटी फ़िल्में, अच्छी फ़िल्में बन रही हैं। दूसरी है कि डिपेंडेंसी कम हुई है। मतलब कि क्या है कि पहले हम फ़िल्म बनाते थे तो हमें ये मुँह ताकना पड़ता था कि हमें थिएटर मिलेगा तो रिलीज़ करेंगे। अब आपको थिएटर, बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं, मतलब दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हो गए हैं और कुछ नहीं, वहाँ भी यदि आपको जगह नहीं है, तो आपका अपना जो है यूट्यूब जैसे जो मीडियम है, वो आपका अपना मीडियम है, जहाँ आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। और क्रिएटिव पर्सन को क्या चाहिए? क्रिएटिव पर्सन को थोड़ी डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। उसको लगता है कि जितना डिपेंडेंट होते हैं, तो उतना उसके जो अ, कथा कहानी जो है उसमें फैब्रिकेशन बहुत ही बढ़ जाता है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट अपने खुद के मालिक हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि जो हम कर रहे हैं, उसमें कोई दूसरा नहीं हस्तक्षेप कर रहा है, तो कई बार वो चीज़ें बहुत बेहतर निकल कर के आ रही हैं और जी। एक बड़ा बाज़ार भी खड़ा हो गया है। तो बहुत बड़ा बदलाव है और अनडाउटेडली, मतलब कि जो नए छोटे फ़िल्म मेकर हैं, हम जैसे लोग, तो उनके लिए भी एक बेहतर ज़रिया बन रहा है वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म। जी। ये बताइए कमलेश जी कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको फ़िल्म लाइन में जाना है? कहीं से क्या प्रेरणा मिली या कुछ एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट जागृत हुआ? कैसे आपने डिसाइड किया? देखिए, मैं तो आया था बिहार से सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने, उसके प्रिपरेशन जो होती हैं तैयारियाँ आईएएस बनने की। लेकिन थोड़े शब्दों से, कलम से हम थोड़े ठीक-ठाक थे। तो जब वो ऑप्शन एक बंद होता दिखा, तो लगा कि हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उसमें पत्रकारिता एक ऑप्शन था। तो हम बने तो उसके बाद पत्रकार ही, लेकिन पत्रकारिता भी बहुत दिन तक चली नहीं। हुआ ये कि जब हम पत्रकार बनने की सोच रहे थे, तो वो बहुत ट्रांज़िशन फ़ेज़ था। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का की एंट्री हुई ही थी और अखबार से निकले हुए पत्रकार या अखबार में काम कर रहे पत्रकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बहुत ही चुंबकीय शक्ति की तरह खींच रहा था। तो जी। हमने भी लिखने-पढ़ने से शुरुआत की, प्रिंट हुँ, हुँ। मीडिया से ही शुरुआत की, लेकिन वो ट्रांज़िशन फ़ेज़ था, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आकर्षित किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए, तो वहाँ हमें फ़ॉर्च्यूनेटली कुछ फ़िक्शन करने को अवसर मिला। हाँ, कथा कहानियों पे काम करने को एज़ असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वो बहुत ही फ़ैसिनेटिंग सा लगा मुझे। तो हमें लगा कि ये मीडियम ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। मतलब आप कल्पनाशील कहानियाँ रच रहे हैं और उसको फ़िल्मा रहे हैं। तो वहाँ से धीरे-धीरे वो बीज पड़ना शुरू हुआ। अश्विनी चौधरी जी हैं एक डायरेक्टर मुंबई में, और वो पहले दिल्ली होते थे, तो मैं उनका असिस्टेंट होता था, तो वहाँ से हमने फ़िल्म सीखा और वो बीज एक तरह से पड़ा, तो जो अपनी चीज़ें हैं उससे हमने अपने को बड़ा किया। और पत्रकारिता का एक दौर ऐसा आया जब हो हल्ला होने लगा टीवी पे, मतलब कि पत्रकार होने का दिखा, मतलब कि बताने के लिए कि मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ, वो माइक लेकर के ऐसे-ऐसे, वो थोड़ा जम नहीं रहा था। तो फिर रास्ता दूसरा खुलता गया और हम धीरे-धीरे एंटरटेनमेंट सेक्टर वाली चीज़ों में, पहले टेलीविज़न और जी। फिर अंततः अब सिनेमा की तरफ बढ़े हुए हैं। थोड़ी देर एंट्री है हमारी सिनेमा में, लेकिन हाँ, ठीक है, जो जी। जब होना है। जी। और बस जाते-जाते आखिरी सवाल आपकी फ़िल्म मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स पे जिसे नेशनल फ़िल्म अवार्ड से पुरस्कृत भी किया गया था। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़िल्म ऐसा लगता है। आई थिंक मधुबनी स्टेशन पर आपने शायद बनाई है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए? जी। मधुबनी बिहार में नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ मिथिला पेंटिंग बहुत पारंपरिक पेंटिंग की एक आर्ट फॉर्म है वो। उसको मधुबनी पेंटिंग भी एज़ वेल कहते हैं। जी। 2017 में आप ये देखिए कि भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण 2015 से शुरू हुआ, तो 2017
में स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, रेलवे स्टेशनों का भी होता है। तो उसमें मधुबनी स्टेशन समस्तीपुर रेल मंडल में सबसे गंदे स्टेशनों में, देश के सबसे गंदे स्टेशनों में उसकी गिनती हुई, मतलब बॉटम से दूसरा तीसरा स्थान उसका। तो उसको देख करके उस खबर से वहाँ के जो डीआरएम थे वो चिंतित हो गए और बड़ा एम्ब्रेसिंग था उनके लिए। तो उन्होंने उसको एक इग्निशन की तरह लिया कि मैं इसको बदलूंगा इस हालात को। उन्होंने सोचा कि कैसे बदल सकते हैं, तो मधुबनी और मिथिला पेंटिंग, तो उनको आइडिया आया कि क्यों ना जो पूरी स्टेशन की दीवारें हैं, अंदर बाहर छत, सबको जो वहाँ के फोक आर्टिस्ट हैं उनसे उस पे पेंटिंग करवाई जाए। और उन्होंने खुला एक ऑफर दिया कि आप सब लोग आएँ, अपना नाम, नंबर भी, मोबाइल नंबर भी लिखें, तो लोग आएंगे। तो आपका स्टेशन तो अच्छा है वो देखेंगे ही, लेकिन आपके कला को भी लोग जानेंगे और आपके नाम को भी आपके नंबर के साथ ही वो संपर्क भी करेंगे। तो वो अच्छा लगा फोक आर्टिस्ट को, वहाँ के जो थे गुमनामी में एक तरह से जी रहे हैं, बड़े अच्छे एक्टर जो आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने पूरे स्टेशन को 2 महीने के श्रम से मतलब एकदम ब्यूटिफिकेशन उसका हो गया, बिल्कुल चेंज ओवर हो गया। तो 2018 का जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ तो उसमें वो ड्रास्टिक चेंज आया। वो देश का दूसरा सबसे खूबसूरत स्टेशन चुना गया। अच्छा। हाँ। ओके। और इस बात की खबर वहां बुलाया गया, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी हैं, सुलभ इंटरनेशनल सोशल जी सर्विस जी जी। ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सुलभ शौचालय जैसी कई जन कल्याणकारी योजना पूरे देश को दी। तो उनका वहाँ विजिट हुआ, उन कलाकारों के बीच जाना हुआ। तो उन्होंने उन कलाकारों को व्यक्तिगत तौर पे, सभी कलाकारों को सम्मानित किया, धनराशि और सम्मान पत्र से, दोनों से। उसके बाद वो आए तो उनके मन में ये विचार पौधा कि क्यों न इस पे एक फिल्म बनाई जाए जिसमें इस स्टेशन के ब्यूटिफिकेशन की बात हो और मिथिला पेंटिंग क्या है इसकी भी बात। तो वो सौभाग्य मेरा कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया और उसका फिर हमने अब क्या था कि काम तो हो चुका था, फिल्म स्टेशन तो रंगाई पुताई हो चुकी थी, लेकिन हमें फ्रॉम द डे वन जैसे वो खराब था और अच्छा हुआ सारी प्रोसेस को करना था। तो हमने फिर बगल का एक दूसरा गंदा स्टेशन चुना और वहाँ पे वो सारी प्रक्रियाएं हमने दोबारा करवाई। अच्छा। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हमने मधुबनी स्टेशन पे दिखाया। तो इसमें बुनावट ऐसी हुई कि साथ-साथ हमने मिथिला पेंटिंग क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका प्रभाव क्या है, वो सब भी साथ-साथ हमने वीविंग उसकी की और सुंदर फ़िल्म बनी और राष्ट्रीय जो फ़िल्म पुरस्कार चयन समिति को भी अच्छी लगी वो, तो उसको नेशनल अवार्ड फीचर, नॉन फीचर फ़िल्म कैटेगरी में। जी। कमलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। आजमगढ़ जो रिलीज़ हो रही है महीने में लेटर इन द मंथ। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बात करके अच्छा लगा और आपके जो ये चैनल है उसके लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएँ हैं और आपने अवसर दिया इसके लिए पुनः आपका शुक्रिया। जी, शुक्रिया।